है। मैं विवेक कुमार हिंद आज आप सबके बीच लेकर के आया हूँ इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड देयर रिकमेंडेशंस फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास, महत्वपूर्ण समितियां और उनकी सिफारिशें। यह पेपर यूजीसी एनटीए यूजीसी की परीक्षा के पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का है उस पे आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। तो आप सभी से निवेदन है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे एंड सारे कमिटीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से 2 या 3 सवाल इससे आपको पूछे जाएंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं और पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में जो महत्वपूर्ण एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी, उन एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन रहा शिक्षा के, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, तो बाद में चल कर के हमने देखा कि जैसे मुस्लिम एडवेंट होता है, भारत में मुस्लिम आगमन होता है, तो बहुत सारे प्राचीन जो वैदिक और बुद्धिस्ट जो शिक्षण संस्थाएं थी, उन शिक्षण संस्थाओं को ध्वस्त किया जाता है और बहुत दूसरे तरह के सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। तो आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस पे आज हमारा मॉडर्न अपने कंट्री में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इस सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत सारी कमिटीज़ का गठन आज़ादी के पहले से भी होता रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और आज़ादी के बाद भी होता रहा, और ये धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। तो आज का हमारा चर्चा इसी पे आधारित होगा, तो ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया में व्हाट वेयर द मेन एजेंट्स। तो इसमें 3 तरह के एजेंट्स सामने आते हैं। पहला तो था द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो प्रयास किए गए एजुकेशन के एक्सपेंशन को लेकर के, और दूसरा जो था क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आकर के उन लोगों ने भी बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स और एजुकेशनल एक्सपेंशन से संबंधित काम किया। और तीसरा जो था हमारा भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग और भारतीय जो सुधारक वर्ग थे, समाज सुधारक जितने रहे, इन लोगों ने भी एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे काम किए। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, मुस्लिम कानूनों के अध्ययन हेतु। एंड इन 1791 इफ वी सी, संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है वाराणसी में जोनाथन डंकन के द्वारा। ये सब सामान्य ज्ञान के भी सवाल हैं और ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो पहला अधिनियम, एक तरह से एक्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था, वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स education being made an objective of the government. Very first time by this Charter Act of 1813, education was made its objectives. In the year 1835, Lord William Bentinck introduced English as a medium of instruction. 1835 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंग्लिश को एक माध्यम के तौर पे शुरू करने का प्रयास किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैकाले, लॉर्ड मैकाले का नाम एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है। मैकाले मिनट्स जो था, इट फोकस्ड ऑन इंग्लिश एजुकेशन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। मैकाले मिनट्स इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करता है रादर देन फोकसिंग ऑन ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग सिस्टम। Then 1835 we see the Elphinstone College in Bombay and the Calcutta Medical College were set up,
and the universities of Calcutta, Madras and Mumbai were established in the 1850s. Then comes Hunter Commission in the year 1882-83. First time segregation of primary and higher education was focused. It means primary education was separated from higher education. 1902 Universities Commission was set up under Sir Thomas Raleigh. 1902. Then Indian Universities Act was passed in the year 1904, and in 1905 National Council of Education was set up by Swadeshi nationalist leaders, resulting into the establishment of Jadavpur University in Calcutta. During the same period, Rabindranath Tagore started Shantiniketan in Bengal, Vishwa Bharati. 1913 there was a resolution on education policy. Then comes 1917 Sandler Commission. This is also called Calcutta University Commission. It suggested the separation of intermediate education from degree colleges. It was precursor to 10+2+3 system. The modern system which we follow, 10+2+3, this was first time suggested by Sandler Commission. Okay. And this also set up the Central Advisory Board of Education, that is CAB. Then Government of India later on made education as provincial subject. Provincial subject means education was under the control of state or provinces. Then Hartog Commission in the year 1929 focused on quality and standards of education. Shapru Committee 1934, it focused upon employment issue. And later on Abbott-Wood Report 1937. Abbott-Wood Report 1937 recommended English as a medium of instruction at university level. Then comes Wardha Scheme of Education in 1937. It was inspired or recommended by Mahatma Gandhi. The new Nai Talim or basic education, which was recommended by Mahatma Gandhi. So 1944 Sargent Report, this is also called Scheme of Post-War Educational Development in India. It recommended setting up of University Grant Commission, UGC, that is the UGC, University Grant Commission. A central goal of the Sargent scheme was the educational reconstruction of India. First time it recommended the introduction of free and compulsory education for all Indian children in the 6 to 11 years age group. Okay, so Sargent Report 1944 is very important. Then after independence we see Radhakrishnan Commission, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Commission. This is also known as University Education Commission. It suggested the integration of secondary education and higher education, integration of secondary education and higher education by setting up of UGC. It also recommended the setting up of rural universities. Then comes Mudaliar Commission 1952-53. Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar, he was the Vice Chancellor of Madras University that time. It recommended introducing a 3-year secondary and a 4-year higher education system. Okay. It also advocated the setting up of multi-purpose schools and vocational training institutes. So this Mudaliar Commission is again related to educational reforms. Then comes in 1961 Committee on Emotional Integration. Dr. Sampurnanand. Dr. Sampurnanand was also the second Chief Minister of Uttar Pradesh. He served as CM, Chief Minister 1954 to 1960. Dr. Sampurnanand was the chairman of this integration committee. He focused on the study of roles of educational programs for youth. Then comes Kothari Commission, Daulat Singh Kothari in the year 1964 to 1966. Then again important development took place in the year 1976 when education subject was transferred into the concurrent list so that union as well as state government can make laws related to education.
Then in the year 1968 and 1986, National Policy on Education comes. In the year 1993, Gyanam Committee was established, and then later on in the year 2007, Sam Pitroda Committee, that is also known as National Knowledge Commission, it was established, it was constituted. Later on, Professor Yaspal Committee, Professor Sharma Committee, Dr. Anil Kakodkar Committee, Dr. K.B. Pawar Committee, these committees were also set up to make reforms, to recommend reforms in the field of educational reforms. So these are some of the important committees which are related to educational development, particularly the higher educational development, higher learning and research in India. Hopefully this lecture will help you. So if you like, if you find it useful, please like, subscribe and share the videos, so that in coming times I will be making much more relevant videos which will be very useful for all of my students. Thank you very much. Bye bye.